लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के दीपक को भारत का हीरो करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रोंदने की साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दीपक को नफरत के बाजार में मोहब्बत का प्रतीक बताया और कहा कि यही बात सत्ता को चुभती है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ परिवार देश में आर्थिक व सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और डर से राज किया जाए। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर असामाजिक ताकतों का साथ देने का इल्जाम लगाते हुए राहुल ने कहा कि नफरत, डर और अराजकता से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी बीच कोटद्वार में दीपक कुमार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी। दीपक ने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल से बचाया। उन्होंने खुद को मोहब्बत दीपक बताकर भीड़ को खदेड़ दिया और उसके बाद बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ता दीपक के घर और जिम पर पहुंचे। दीपक का आरोप है कि प्रशासन उनके साथ है। आपने बताया कि आपकी जान को खतरा है। हाँ, मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने। मेरे को 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गन, इन्होंने वो गन बगा। और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी। ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत डरा भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहा हो? मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा सीधी सी बात है, माहौल वैसे ठंडा हो जाएगा। मगर नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे गोकशी को लेकर सफेद झूठ बोल रहे हैं और प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मपाल सिंह ने आरोप लगाया कि वे कथित गो हत्या करने वालों के दबाव में आकर ये बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही अवैध बूचड़खानों पर ऐतिहासिक कार्रवाई की गई। 2017 के बाद पूरे प्रदेश में हजारों अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराए गए। पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई की गई। गौकशी के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA तक लगाया गया है। तमाम अपराधी जेल में पड़े सड़ रहे हैं और इस पर हमारी सरकार का साफ रुख है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा। अवमुक्तेश्वरानंद मामले में सरकार का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट है। सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती। शंकराचार्य पद सरकारी नियुक्ति नहीं है, ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि ये मठों और परंपराओं का विषय है। धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक पद की आड़ में भ्रम फैलाता है तो उसे सरकारी मान्यता नहीं मिल सकती। प्रशासन केवल कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था देखता है। सरकार किसी विवादित धार्मिक दावे का समर्थन नहीं करती। अवमुक्तेश्वरानंद जी को
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान से के बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। उन्होंने कहा कि इस डील का कॉन्सेप्ट फाइनल कर लिया गया है और चीन भी चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल पर कुछ प्रतिबंध ढीले किए ताकि भारत जैसे देश रूसी तेल की जगह वेनेजुएला से खरीद सकें। Sir, do you think China's going to get their money back for all the money they lent to Venezuela? I don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in. और अब बजट पर बयानबाजी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम आदमी के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट है जिसमें रक्षा बजट को पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। Who are able to research, who are able to undertake research and development. So 10,000 crore initiative again over five years for domestic biologics and biosimilar production. This is a clear message and backed with enough substance that India's lead in the pharmaceutical sector should be kept intact, but at the same time bring in newer ways of helping the pharma sector, and also because it has an impact on human health. Semiconductor mission had two major announcements that will improve the India stack and also the IP related matters. Electronic components manufacturing scheme for 40,000 crores is a major encouragement for electronics to become self-sufficient. We have also announced establishing rare earth corridors so that India can face and be able to meet its own requirements with its materials. So once we identify and are able to explore these minerals and process them, make them available for us, our dependency on external sources for bringing in the rare earths will be lesser, and we've identified the states where we want to establish this rare earth corridors. They are going to be in Orissa, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So these are very important developments and they are going to have multiple decadal impact on the Indian economy. Our dependence on प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना की है। उन्होंने इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया है। एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में नाम तक नहीं लिया गया, जो प्रदेश के साथ हो रहे सोतेलेपन की साफ झलक है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि आरसीपी को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ, न ही राजस्थान में किसी नई रेलवे परियोजना या मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। कुल मिलाकर डबल इंजन के बावजूद ये बजट राजस्थान के लिए ऊंची दुकान फीके पकवान साबित हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बताया और कहा कि इसमें सिर्फ बड़े बड़े दावे किए गए हैं और सपने दिखाए गए हैं। गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है।
जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते, ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई, वाराणसी और पटना। आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश यादव टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था, टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया इस सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 15% की बढ़ोतरी सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। ये रक्षा क्षेत्र को बड़ा बूस्ट देगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत इस शानदार बजट के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला यह बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है, यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्राविजन किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है, और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्राविजनिंग की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के को भी इस बजट में प्रमुख स्थान मिला है। और यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 45% की बढ़ोतरी करते हुए 12,100 करोड़ रुपए का प्राविजन किया गया है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। मैं देशवासियों को देश हित में पेश हुए इस बजट पर हार्दिक बधाई देता हूं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.